हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वेब थ्री विथ ऑब्जेक्ट प्लेयर और आप देख रहे हैं ब्लॉकचेन बेसिक्स विथ ऑब्जेक्ट प्लेयर यानी कि मैं। तो गाइस शुरुआत करते हैं हमारी दूसरी वीडियो इस सीरीज़ की। इससे पहले जो वीडियोस थी उसमें मैंने अपना इंट्रो करवाया, इस सीरीज़ के बारे में इंट्रो करवाया था, और जो उससे गुज़िश्ता ये प्रीवियस वीडियो थी जिसमें हमने नेटवर्क के बारे में सीखा था और समझा था, उसके अलावा सेंट्रलाइज नेटवर्क के बारे में सीखा था। तो गाइस अगर आपने वो वीडियोस मिस की हैं तो आप काइंडली उन वीडियोस को देख सकते हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। उसके अलावा अगर कोई ऐसा टॉपिक है पुरानी वीडियो से रिलेटेड या ब्लॉकचेन के रिलेटेड जो आपको समझ में नहीं आता और आप चाहते हैं कि मैं आपकी हेल्प करूं, या आपकी कोई ऐसी क्यूरी है ब्लॉकचेन की जहां पे आप चाहते हैं कि मैं आपकी हेल्प कर सकूं, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस है contact@objectplay.com। अगर मेरे बारे में कुछ जानना है या मेरे काम के बारे में जानना है तो आप मेरा पोर्टफोलियो विजिट कर सकते हैं www.objectplay.com। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं हमारी आज की वीडियो के टॉपिक्स के ऊपर। तो आज हम सीखेंगे टॉपिक जो है वो है डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। जैसे कि लास्ट टाइम हमने नेटवर्क सीखा था और सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क सीखा था, अब हम उससे थोड़ा सा आगे जाते हैं डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क के ऊपर। तो गाइस डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क क्या होता है? जो डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है वो सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क के बरअक्स है, बिल्कुल ही उसके अपोजिट है। जैसे कि सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क में हमने सीखा था कि वहाँ पे एक सेंट्रल एंटिटी होती थी और सारे सिस्टम या डिवाइसेस उस सेंट्रल एंटिटीज़ के साथ अटैच होती थी और वहाँ से वहाँ उनका नेटवर्क चलता था। डिसेंट्रलाइज में टोटली अपोजिट है, यहाँ पे एक एंटिटी नहीं होती, यहाँ पे मल्टीपल एंटिटीज़ होती हैं जिसके साथ आपके जो सिस्टम्स या सर्वर्स होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो इसको हम डिसेंट्रलाइज नेटवर्क कहते हैं। होप गाइस आप समझ गए होंगे कि डिसेंट्रलाइज नेटवर्क क्या होता है। ये बिल्कुल ही बरअक्स होता है सेंट्रलाइज नेटवर्क के। अब इसके फ़ायदे क्या होते हैं? अब फ़ायदे देखे जाएँ तो यहाँ पे जैसे कि सेंट्रलाइज़ नेटवर्क है, उसका जो नुकसान था कि वहाँ पे सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर होता है, लेकिन डिसेंट्रलाइज़ नेटवर्क में ऐसा हरगिज़ नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल एंटिटीज़ होती हैं जो नेटवर्क को परफॉर्म कर रही होती हैं, जो नेटवर्क को बनाए रखती हैं। तो यहाँ पे सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं है। अगर उनमें से कोई एक आधा नोड करप्ट भी हो जाए या डाउन हो जाए या डिस्ट्रॉय हो जाए, फिर भी आपका नेटवर्क चल रहा होता है। यहाँ पे जो ट्रांसपेरेंसी है वो बनस्पत सेंट्रलाइज जो नेटवर्क होता है उससे बहुत ज़्यादा होती है। उसकी सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा होती है बनस्पत सेंट्रलाइज नेटवर्क के। उसकी रीज़न ये यहाँ पे मल्टीपल एंटिटीज़ या मल्टीपल सर्वर्स होते हैं या मल्टीपल सिस्टम्स या डिवाइसेस होते हैं जो इस नेटवर्क को बना रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो सिक्योरिटी है वो बनस्पत सेंट्रलाइज से ज़्यादा है, और यहाँ पे कोई सिंगल अथॉरिटी नहीं होती जो ये पूरे इस नेटवर्क को कंट्रोल करे हो। यहाँ पे मल्टीपल अथॉरिटीज़ होती हैं, मल्टीपल डिवाइसेस होते हैं। अब इसके नुकसान क्या होते हैं डिसेंट्रलाइज नेटवर्क के? तो डिसेंट्रलाइज नेटवर्क का सबसे पहला नुकसान ये कि ये स्लो होता है सेंट्रलाइज नेटवर्क के बनस्बत, क्योंकि जो सेंट्रलाइज नेटवर्क है वहाँ पे एक एंटिटी होती है जिसके साथ आपने कनेक्शन अटैच किया होता है और आपने उसी को रिपोर्ट करना होता है, उसी से डेटा लेनी या देनी होती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे आपने मल्टीपल नेटवर्क के साथ डेटा को शेयर करना होता है या वहाँ से रिसीव करना होता है, इसीलिए ये थोड़ा सा स्लो होता है। सिमिलरली अगर इसमें मल्टीपल एंटिटीज़ होती हैं या मल्टीपल सर्वर्स होते हैं तो इसी वजह से ये ज़्यादा कॉस्टली भी होता है, और इसकी जो अपग्रेडेबिलिटी भी होती है वो बनस्पत सेंट्रलाइज के कॉस्टली होती है, क्योंकि यहाँ पे आपने मल्टीपल एंटिटीज़ या मल्टीपल सर्विस को अपग्रेड करना होता है, आपस में सिंक करना होता है। जो उसका आर्किटेक्चर होता है वो सेंट्रलाइज के बनस्पत बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये होते हैं डिसेंट्रलाइज नेटवर्क्स। तो गाइस होप आप डिसेंट्रलाइज नेटवर्क को समझ ही होंगे। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो कि एक नया नेटवर्क का टाइप है जिसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। अभी डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क क्या होते हैं? ये भी थोड़े बहुत डिसेंट्रलाइज नेटवर्क की तरह होते हैं।
इसकी एग्जांपल आप इस इमेज से सही जानेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे मल्टीपल सिस्टम्स हैं जो आपस में अटैच हैं, जैसे कि डिसेंट्रलाइज में थे उसी तरह से। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी इमेज में आप देखेंगे तो चेंजेस हैं। चेंजेस क्या है कि यहाँ पे मैंने एक सीपीयू या एक सर्वर टाइप बनाया हुआ, साथ में एक डेटाबेस का आइकन दिया हुआ है या डब्बे का आइकन दिया हुआ। अब इससे मुराद क्या है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क होता है, यहाँ पे जितने भी सिस्टम्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, हर किसी का अपना डेटाबेस होता है या अपना एक रिकॉर्ड रखने वाला डेटा होता है, और ये सारा डेटा हर किसी के पास कॉपीड होता है। इसका मतलब ये कि अगर आपके पास सर्वर 1 है जो हम देख रहे हैं, उसके पास जो डेटा होगा वही कॉपीड, उसका एक कॉपीड वेरिएंट सर्वर 2 के पास भी होगा, वही कॉपीड 3 के पास भी होगा, सर्वर के पास सेम सर्वर 4 के पास भी होगा। मतलब एक ही डेटा इस नेटवर्क के अंदर जितने भी सिस्टम्स अटैच होंगे वो सारों के साथ कॉपीड होगा। सिमिलरली यहाँ पे जो प्रोसेसिंग पावर होती है वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है डिसेंट्रलाइज और डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में। तो गाइस, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क के फ़ायदे देखे जाएँ तो ये हाईली रिलायबल है। हाईली रिलायबल क्यों है? क्योंकि इसमें नेटवर्क सारे आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो इसमें से अगर कोई 2, 4 या 6 नेटवर्क सिस्टम्स आपस में डाउन भी हो जाते हैं, करप्ट भी हो जाते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका नेटवर्क वैसा ही चलता रहेगा। इसमें जो फ़ॉल्ट टॉलरेंस है वो बहुत हाई है। इससे मुराद ये कि अगर आपके 6-7 नेटवर्क डिवाइसेस अगर करप्ट भी हो जाएँ या डाउन भी हो जाएँ, फिर भी आपका कोई डेटा लॉस नहीं होगा, क्योंकि वो सारी डेटा बाकी सिस्टम्स पे या सर्वर्स पे ऑलरेडी अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे जो फ़ॉल्ट टॉलरेंस है वो बिल्कुल ही कम होता है। बिल्कुल, मतलब फ़ॉल्ट टॉलरेंस बहुत ज़्यादा होता है। उसके अलावा ये स्केलेबल है। स्केलेबल ये कि अगर आपने इस नेटवर्क को ग्रो करना है तो आप मज़ीद नोड या मज़ीद सिस्टम इसके साथ ऐड कर लें, तो आपका नेटवर्क बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाएगा। इसकी जो परफ़ॉर्मेंस है वो बहुत हाई है। उसकी रीज़न ये, जैसे मैंने आपको बताया था, कि डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में जो परफ़ॉर्मेंस होती है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। दैट्स व्हाई यहाँ पे एक नोड नहीं है या एक सिस्टम नहीं है जिसके ऊपर सारी की सारी परफ़ॉर्मेंस का बोझ आए। अब इसके कुछ नुकसानात हैं। सबसे पहला नुकसान कि इसको डिज़ाइन करना, इसको बनाना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, और इसके ऊपर लेटेंसी के इश्यूज़ होते हैं, क्योंकि आपने हर एक सिस्टम को सिंक करना होता है दूसरे के साथ, ये आपस में सारे सिंक होते हैं। जो उसकी सिक्योरिटी मैनेजमेंट है वो बहुत डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि आपने एक को सिक्योर नहीं करना, आपने जितने के जितने सिस्टम इस नेटवर्क के साथ होते हैं उन सारों को आपने सिक्योर करना पड़ता है। दैट्स वाई ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा सिक्योरिटी मैनेजमेंट के लिहाज से डिफ़िकल्ट है। अब तो गाइस, आपने सीख लिया कि डिसेंट्रलाइज नेटवर्क क्या होता है, सेंट्रलाइज नेटवर्क क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क क्या होता है। तो आप क्या कहते हैं कि ब्लॉकचेन किस टाइप का नेटवर्क है? क्या ब्लॉकचेन एक सेंट्रलाइज नेटवर्क है? ना, ऑब्वियसली ना, क्योंकि ब्लॉकचेन कोई सेंट्रलाइज नेटवर्क नहीं है। तो क्या ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है या फिर एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है? तो आप इसका रिप्लाई या इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखिएगा। लेकिन हम बता देते हैं इस वीडियो में कि जो ब्लॉकचेन है वो दोनों ही तरह का नेटवर्क है। ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज नेटवर्क भी है और ब्लॉकचेन डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क भी है। डिसेंट्रलाइज ऐसे कि वहाँ पे जितने भी सिस्टम्स आपस में अटैच होते हैं वो डिसीजन मेकिंग में अपना हिस्सा देते हैं, और उसके अलावा जो भी डेटा या होता है जिसको हम बाद में सीखेंगे, इसको डेटा का रिकॉर्ड, अभी के लिए आप उसको रिकॉर्ड ही समझ लें, वो रिकॉर्ड है हर जगह पे कॉपीड होता है, हर एक सिस्टम के पास कॉपीड होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क कहते हैं। तो इसलिए ब्लॉकचेन जो है वो दोनों ही नेटवर्क की टाइप है, वो डिसेंट्रलाइज भी है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड भी है। तो इन दोनों की नेटवर्क की एग्जांपल क्या है? ब्लॉकचेन। उसके अलावा आपने एक नेटवर्क यूज़ किया होगा, टोरेंट। तो टोरेंट भी एक तरह का डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है। ओके गाइस, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। होप आज की वीडियो आपने बहुत एंजॉय की होगी और बहुत कुछ सीखा होगा, समझा होगा।
अगर आपकी कोई क्यूरी हो या ऐसा कोई टॉपिक हो जो आज की वीडियो में आपको समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। उसके अलावा मेरी ईमेल जो मैंने आपके साथ शेयर की वो डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, वहाँ पे आप ईमेल कर सकते हैं अपनी क्यूरी। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने की, और आपकी जो भी कन्फ्यूजन या कोई भी हेल्प होगी तो लाज़मी मैं उसको दूर करूँगा और आपकी हेल्प करूँगा। गाइस, तो अगर आप नए हैं मेरे इस चैनल पे, तो काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन लाज़मी दबाइएगा, ताकि अगली आने वाली वीडियोस जो इस सीरीज़ से होंगी तो आप उसको मिस ना कर सकें। ओके गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा गाइस, बाय बाय।